में जुड़े सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों का त्योहार है। हम लोगों के जीवन में, सभी के जीवन में रंग बिरंगे रंग खुशियां भरते रहें और हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जब हम रंगों की बात करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं, अर्थात उन बालकों के जीवन में भी ये रंग उतने ही चमकीले, उतने ही भड़कीले अंदाज से रहें और उनके जीवन को भी सुख प्रदान करें। लेकिन कुछ ऐसे बालक भी हैं जिनको ये रंग नसीब नहीं होते हैं। आज हम ऐसी संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। CST, चाइल्ड सेक्स टूरिज्म, एक ऐसा विषय है जिसपे अभी तक बहुत बात नहीं की गई है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल पर्पस बाय पीपल हु ट्रेवल लोकली और इंटरनेशनली to engage in sexual activities with children is defined as the child sex tourism. Southeast Asia, Central America, Brazil, Africa are the designated country with a long history of CST. ये वो देश हैं जहां काफी सालों से CST या चाइल्ड सेक्स ट्रेवल चलता आ रहा है। अगर एक हम डेटा की बात करें थोड़े से, तो इंटरनेशनल लेबर अगेंस्ट ILO करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने कुछ सर्वे किया था। उनके अनुसार करीब 1.8 मिलियन चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व एवरी ईयर in prostitution and child, and out of that 1.2 million are trafficked. 1.2 million children are internationally trafficked every year and they are to be used for the prostitution. It's a huge figure which amounts a lot of worry for us. $5 million, अराउंड 500 करोड़ का यह इंडस्ट्री है जो पूरे विश्व में फल फूल रहा है। और इसमें कौन प्रभावित हो रहा है? वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये सारा टूरिज्म के नाम पे होता है। आज इस विषय पे विस्तार से चर्चा करने के लिए, व्हाट इज चाइल्ड सेक्स टूरिज्म, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द रेगुलेशंस, हमारे साथ जुड़ी हुई है जयत्री रॉय जी। जयत्री जी इज अ डायरेक्टर ऑफ इक्वेशंस। पिछले 2 दशकों से, लगभग 20 वर्षों से वो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया एंड एशिया, इन सारे विषयों पर वो काम करती हैं विभिन्न NGOs के साथ जुड़ करके। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ वो काम कर रही हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो आज का हमारा विषय है चाइल्ड प्रोटेक्शन इन ट्रेवल एंड टूरिज्म, उस पर अपनी बात रखें। ओवर टू यू जयत्री जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड पुट फॉरवर्ड द सब्जेक्ट। थैंक यू चौबे जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। तो हम हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे, मगर मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हूँ उसका नाम है इक्विटेबल टूरिज्म ऑप्शंस। हम लोग 1985 में से ये काम शुरू किए थे। Organization, we work towards sustainable and ethical tourism development, जहाँ पर हम चाहते हैं कि टूरिज्म का जो डिसीजंस है, जो प्लानिंग है, वो that actually becomes people centered, people's के जो and also it is kind of democratic in its decision making. ये हमारा मुद्दे हैं जो लेके हम काम करते हैं। और इसमें हम लोग women's empowerment, child protection, wildlife protection, looking at Adivasi communities, forest dwelling communities, and various other communities के साथ हम काम करते हैं in a various locations. वो कोस्ट हो सकते हैं, वो हिल हो सकते हैं, वो कोई बीच लोकेशन हो सकते हैं, वो कोई भी टूरिज्म लोकेशन हो सकते हैं जहाँ पर हम लोग काम करते हैं इसके ऊपर। आज का जो टॉपिक है चाइल्ड प्रोटेक्शन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, मैं पहले ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हम थोड़ा सा टूरिज्म के ऊपर बात कर ले कुछ मिनट, तो फिर ये टूरिज्म के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन को क्यों जोड़ा जाते हैं, और एंड व्हाई डू वी वर्क ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म विल बी clearer in my view. So what we will do is I will talk about what tourism is consisted of. हम लोग को सबको पता है कि do I speak in both languages or how do you want it? You can go with bilingual. I can see some. Yes. Yeah, I can see some friends who may be more comfortable in English than Hindi, but some I see a lot of people also may be
Majority better in are Hindi from than the in English. northern So I part. Majority are from the northern part. So you can preferably go with Hindi, but it's not an issue. You can go ahead. okay. Yeah. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो हमारा जो काम है इसमें हम देखें कि टूरिज्म जो है ये एक एक्सपीरियंस होता है। हम लोग ये हमारा सभी लोगों का जगह जगह पे जाना, वहाँ पर घूमना, वहाँ के जो लोग हैं उनसे मिलना, वहाँ के क्या है देखना, ये this is a very internal need of any human being. We all like to travel, we all like to explore, and that's a very very inner quality that we have. अभी बात ये है कि ये जब घूमने जाते हैं, तो इसमें there are various industries part of this one industry called tourism. हमारे पास जो होता है वो ये है कि टूरिज्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कुछ भी चीजें they don't produce anything. वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मगर वो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो एक्सपीरियंस प्रोड्यूस करते हैं। हम जब घूमने जाते हैं तो हम लोग के पास जो एक महसूस होता है कि वो जगह के ऊपर, दैट इज व्हाट is the product of tourism. But also those are the same places. If you look at a coast, if you look at mountain, if you look at any ecosystem, those are also places of livelihood. There are also places where people live. जहाँ पर अगर हम कोस्ट को पकड़ के चले, तो अगर कोस्ट को लेके, तो कोस्ट ऐसी चीज है जो बीच एरिया है, वहाँ पर सबसे पहला राइट है कि फिशर फोक के, क्योंकि फिशिंग कम्युनिटीज वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर उनका लाइवलीहुड डिपेंड करते हैं, वहाँ पर उन्होंने उनका काम करते हैं, और उसी के आधार पे उसका पूरा जो जीवन जापन, पूरा जो जीवन होता है वो कंप्लीटली निर्भर करते हैं। तो if you look at the mountain communities, the same thing will apply. So जहाँ पर भी आप tourism होता है, wherever we go as tourists, it's a place which has immense natural resources or cultural resources or historical resources, which actually is also a place where all people live. It's a place of living. So जब tourism जाते हैं तो उसका कुछ innate qualities होता है। वो पहले तो ये होता है कि वो जगह अर्बन बन जाता है। कोई भी जगह आप देख लीजिए, आप कान्हा देख लीजिए, बांधवगढ़ देख लीजिए, आप खजुराहो देख लीजिए, आप कोई भी नाम कीजिए, सांची देख लीजिए, जो भी, अगर मध्य प्रदेश के अगर हम कोई भी देश ले ले, कि अगर हम दूसरी जगह पर भी ले ले, इफ यू टेक पुरी, इफ यू टेक एनी प्लेस, यू नेम अ टूरिज्म प्लेस एंड यू विल सी दैट वहाँ पर जो उसका जो इकोनॉमी है वो बहुत अर्बनाइज्ड इकोनॉमी में अर्बनाइज्ड हो जाता है उसमें, क्योंकि उसका शब्द आता है दैट इज डेवलप्ड कीपिंग अ टूरिस्ट इन माइंड। जो आएगा उधर घूमने, जो उधर देखने के लिए आएगा, उसको क्या क्या चाहिए, उसको उसके हिसाब से वो जगह को डेवलप किया जाता है। हमको ये चाहिए, हमको ऐसे खाना चाहिए, हमको ऐसे रहने का जगह चाहिए, हमको ऐसे चीजें का जरूरत होंगे, ये खाना हो सकता है कि उसको चाहिए होगा। तो इट इज वेरी टूरिस्ट ओरिएंटेड। जो डिमांड टूरिस्ट करते हैं उसी के अनुसार वो जगह को हम लोग डेवलप करते हैं, तो एक अर्बनाइजेशन आते हैं। सेकेंडली जो होते हैं कि टूरिज्म में जितनी भी आप जगह देखिएगा, उसमें जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी होता है उससे छोड़ के वो धीरे धीरे टूरिज्म के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाता है। सभी लोग को यही मांग होता है कि हम टूरिज्म के साथ कहीं ना कहीं तरह से जुड़ जाए, तो हम टूरिज्म के ऊपर टूरिज्म डिपेंडेंट हो जाते हैं वो काम। तो इफ यू लुक एट these वेरियस वेज टूरिज्म गेट्स डेवलप्ड, और इसमें जो वहाँ के लोग हैं उसको ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहता है, उसको ज्यादा बोलने का मौका नहीं होता है, उसको जो डिसीजन मेकिंग प्लेसेस वहां पर वो नहीं है। तो क्या होता है कि टूरिज्म उसका जो पूरा फैब्रिक है वो चेंज कर देते हैं। वो एक है। और एक बात है कि जो लोग बाहर से आते हैं वो लोग को भी इसीलिए वो उधर आते हैं कि उसको लगता है कि कुछ ना कुछ करके तो हम कुछ ना कुछ तो इनकम हो ही जाएगा अगर हम कोई टूरिज्म लोकेशन में है। अभी बात ये होता है कि इसके मतलब ये नहीं है कि टूरिज्म खराब है। जैसे कि वी ऑलवेज से that if we give a knife to a doctor and if we give a knife to somebody else who can actually misuse it, so आप वो उसको कैसे यूज करोगे, कैसे उसको डेवलप करोगे, उसके ऊपर ये तैयार होता है कि how the people will be part of it or not, whether there will be a
there will be a kind of an equitable development or not. तो ये जो बात है, इसको लेके अगर हम आगे बढ़े तो ये है कि इसके सबसे पहले जो होता है कि जो बच्चे उधर है, अभी हमारे उधर क्या होता है कि आपके अगर आप देख लीजिए कि अगर हम मान लीजिए जयपुर देख लीजिए, कोई भी हिल स्टेशन देख लीजिए, कोई भी जगह आप सोच लीजिए कि उसमें हमको क्या चाहिए, उसमें हमको जब से हम घर से निकालते हैं तब से हमको देखने के लिए हमको कुछ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. सो आई विल ईदर टेक अ फ्लाइट और टेक अ बस और टेक अ ऑटो, कुछ भी लेंगे उधर पहुंचने के लिए. दूसरे है कि हम वो टिकटिंग जो एजेंट्स होगा वो लेंगे, कोई भी जो हमारे टिकट बना देंगे कि हम आगे जाके टिकट खरीदेंगे कुछ भी. और फिर हमको जानना पड़ेगा उधर होटल्स है वगैरह क्या है उधर, वो भी हम ढूंढेंगे. तो हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो जगह पर. अभी ये जितनी भी जगह हमको चाहिए एज अ टूरिस्ट, वही सभी जगह वही लोगों को भी चाहिए जो हमारे जो टूरिज्म को यूज करते हैं टू एक्सप्लॉइट चिल्ड्रन. तो अगर आप होटल ले लीजिए, अगर आप जब काम करते हो आप देखते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होगा कि बहुत सारे रेड्स होते हैं, बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं होटल में. इसके मतलब ये नहीं कि वो होटल ही खराब है, इसके मतलब ये कि द काइंड ऑफ यूसेज ऑफ द होटल दैट हैज बीन हैपनिंग देयर. तो फिर वो जो जगह, तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो भी चीजें और जो भी फैसिलिटीज और सर्विसेज जो हमने तैयार कर रहा है, जो हमने बिल्डअप कर रहा है फॉर टूरिज्म, इज एक्चुअली बीइंग मिसयूज्ड बाय द पीपल हु कम एज टूरिस्ट. अभी टूरिस्ट होके आने का फायदा क्या है, उसमें एक एनोनिमिटी रहता है. हम बेंगलोर में रहते हैं, आज हम मान लीजिए कि हम उत्तराखंड चले गए घूमने, तो हमें तो कोई पहचानते नहीं है, तो हम उधर जो भी मन चाहे कर सकते हैं, है ना. मगर हमें तो कोई पहचानते नहीं है, तो हमारे पास वो डर नहीं है कि अरे कोई देख लेगा. दूसरी बात यह है कि हम जब टूरिस्ट होते हैं तो हमारे पास एक इम्प्यूनिटी भी रहते हैं. लॉ वगैरह जो होते हैं वो थोड़ा सा हमको काइंड ऑफ लीवे भी देते हैं. अगर हमारा लाइसेंस ना हो अगर बैंगलोर में, तो वो पकड़ लेंगे. मगर उधर हम अगर बाइक भी ले लाइसेंस ना हो, तो बोलेगा अच्छा ठीक है, टूरिस्ट है, 2 दिन के लिए आए हैं, छोड़ दो. एक वो वार्निंग देके छोड़ देंगे, पकड़ के नहीं रखेंगे यूजुअली. सो देयर इज अ एनोनिमिटी इन वन हैंड एंड देयर इज एन इम्प्यूनिटी इन द अदर हैंड. तो ये होता है कि जो हम टूरिस्ट होके जब आते हैं कहीं भी जगह पे, वो बाहर देश से होते हैं कि हम हमारे देश से ही एक स्टेट से और एक स्टेट जाते हैं, तो वो हम कैरी करते हैं. तो ये टूरिस्ट का जो ये एक जो एनोनिमिटी होता है, वो चीज जो होता है उसको लेके भी जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटर्स है, दे एक्चुअली यूज इट. नाउ हाउ डू दे कम इन टू दिस होल सिस्टम. लोकल अगर लोकल नेटवर्क नहीं रहेगा तो कोई भी इलीगल काम हम नहीं कर सकते हैं. Now, why are we saying this illegal? Because as per the law of the land, child sexual exploitation is not legal. It is a crime. It's a criminal offense. तो हम ये बोलते हैं कि अगर हमको ये देखा गया कि ये जो लोग आते हैं बाहर के देश से होते हैं कि हमारे लोग हैं, इनके पास 4 स्टेप्स होते हैं. एक स्टेप्स है कि पहले वो तो टूरिस्ट होके आते हैं, तो हमको लगता है कि वो तो टूरिस्ट है. हो सकता है वो जब पूछते हैं कि कौन गांव में जाना है, हम थोड़ा गांव देखना है, बच्चों से मिलना है, तो हमको लगता है कि अच्छा ये तो कितना अच्छा आदमी है, कितने अच्छे लोग हैं, ये हमारे बच्चों के साथ मिलना चाहते हैं, हमारे स्कूल को हेल्प करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं, हमारे देश में जो गरीब है उसके साथ काम करना चाहते हैं. मगर हम ये तब नहीं सोचते हैं कि अच्छा अगर वो जाएगा उधर तो हमको क्या क्या सोच के उसको ले जाना चाहिए, जैसे कि कहीं भी तरह से उसको कोई भी ऐसे ना मौका मिले कि कोई भी ऐसी चीज ना करे जहां पर हमारे बच्चे के साथ कुछ और हो जाए. सो वी हैव सीन दैट either they become music teachers, नहीं तो वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, नहीं तो वो कुछ और भाषा सिखाते हैं, नहीं तो वो वॉलंटियर करते हैं ऐसे जगह में जहां पर बच्चों के साथ उनको मिलना जुलना बहुत आसान हो जाते हैं. ज्यादा से ज्यादा ऑर्फनेज में जाके ये करना, वॉलंटियरिंग करना, अचानक आके बोलना कि अच्छा हम वॉलंटियर करेंगे आपके साथ
3 महीने के लिए हम रहेंगे, कुछ कुछ बच्चे को सिखाएंगे, कुछ कुछ ये करेंगे। हम लोग को बहुत ही आसान से वो बोल लेते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, प्लीज आइए, सिखाइए बच्चे को, अगर वेरी गुड, प्लीज डू इट। मगर हम ये नहीं सोचते कि अचानक ये कहाँ से आया, क्या चाहते हैं, क्या बातें। ज्यादातर पे यानी कि सब लोग ये करते हैं। आई एम सेइंग इट, आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज, बट आई एम सेइंग दैट इफ देयर इज, वो एक कहावत है ना, एक टोकरी में अगर 100 एप्पल है और एक एप्पल खराब हो गए तो बाकी 100 कभी बदनाम हो जाते हैं। बात वही हो गए कि ये नहीं कि सभी टूरिस्ट खराब है, सभी टूरिस्ट है, उसमें हो सकता है कि ओनली 1% जो है वो ये चीज सोच के आते हैं। मगर वो 1% भी इतना इतना कुछ करके जाते हैं हमारे देश में, या हमारे देश के लोग जो करते हैं बाहर में जाके या अंदर भी, तो उसमें हम लोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी क्या होता है कि वो लोग जब आते हैं तो ये एक तो पराने वाले बात हो गई। दूसरी वाली बात है कि वो गांव के साथ एक बहुत अच्छी तरह से वो मिलजुल लेते हैं। गांव का कोई फेस्टिवल हो तो उसको हम स्पॉन्सर कर दिए, घर में कुछ तकलीफ है तो उसको हमको पैसा दे दिए। तो जो घर के लोग हैं, जो बच्चे, वो तो कंफ्यूज है ही है, उसके साथ वो घर के जो लोग हैं, वो जो गांव के लोग हैं, ये सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर बच्चे कुछ कंप्लेन करें भी, वो उसको लगता है कि नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये इतना अच्छा है, ये हमको इतना हेल्प करते हैं, ये कैसे ऐसे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं कि ये जो ग्रूमिंग का जो उसका वो होता है, वो टूरिज्म एंड चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में बहुत ज्यादा दिखाई देता है कि टूरिज्म कॉन्टेक्स्ट में, कि जो लोग टूरिस्ट होके आते हैं वो लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ, उसके घर के साथ, उसके पूरा परिवार के साथ, पूरा कम्युनिटी के साथ। अभी ये भी जान के ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 तरह का लोग होते हैं, जिसको हम लोग पेडोफाइल्स बोलते हैं। उसमें भी 3 तरह लोग होते हैं। एक है कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, मतलब वो बार बार ये एक ही चीज करते हैं, क्योंकि वो पेडोफाइल्स है जो उसको बच्चों के साथ ही जोन संबंध करने में उसको they get a pleasure out of it. So they always are looking for. So they are the most dangerous in that way. Most harmful for children. Because ये मान लेते हैं कि हम तो ये कर ही सकते हैं क्योंकि हमको यही चाहिए. That there are habitual offenders. Then there are other group which are not habitual. They are actually circumstantial. मतलब है कि हम ब्रॉथल में गए, क्या हम कहीं पर गए और हम एजेंट को बोले कि हमको ऐसे कुछ सर्विसेज चाहिए, और एजेंट उसको बोले कि आपको कितने साल की औरत, what kind of age group are you looking for, and then वो 18, 17, 16, 15 होता है. तो there is 2 kinds where one is about habitual, जो बार बार ये एक ही चीज करते, बार बार दे बाय सेक्स फ्रॉम चिल्ड्रन, और दे ग्रूम एंड दे हैव अ बाटर सिस्टम. हम तुम्हें पढ़ाएंगे, हम तुम्हें लिखाएंगे, हम तुम्हें कोल्ड कॉफी पिलाएंगे, कि हम तुम्हें घूमने लेके जाएंगे, हम तुम्हारे पूरा घर का देखभाल करेंगे. तो ये तो थोड़ा सा कुछ एक चीज है जो हमारे और तुम्हारे बीच एक सीक्रेट है. सो डोंट टेल एनीबॉडी. अदर ग्रुप इज दैट विच इज लाइक विच इज अ सर्कमस्टेंशियल. वो बच्चे के लिए ढूंढ नहीं रहे थे, मगर वो एजेंट जो था वो उसको बोला है कि आपको जितने भी उम्र के चाहिए हम भी दे सकते हैं. सो इन द मूड ऑफ एक्सप्लोरेशन, ये भी एक एक्सप्लोरेशन हो जाते हैं. तो ये 2 तरह का होता है. एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट जो टूरिज्म जो है, ये ऐसे एक चीज है कि टूरिज्म को ये जो लोग हैं ये इसको इस्तेमाल करते हैं. उसका जो फैसिलिटी है, उसको सर्विसेज है, उसको ऐसे लोग जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके लिए ये बहुत आसान होते हैं उसको इस्तेमाल करना. नाउ द क्वेश्चन कम, सो नाउ व्हाट टू डू. ये सिर्फ हमारे एक जगह पे नहीं, आप हमारे इधर बहुत सारे स्टडीज हुआ था. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने स्टडी किया था 2000 साल पे. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने स्टडी किया था इसका. तो दिस इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट. ये कोई नई फैक्ट आज नहीं है. 1991 में फर्स्ट केस आया था गोवा से, जो फ्रेडी पिट्स वाला केस था. इट्स अ वेरी फेमस केस. 1991 में फर्स्ट आया था, और उसके बाद से आज 2021 में हम आ गए. टूरिज्म अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट अभी भी मानते हैं कि
ये थोड़ा ये उतना नहीं है हमारे देश में, बट as we work in various locations we know that it is hidden and it is even more hidden. So इसको ढूंढ के निकालना मुश्किल होता है. डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए और भी ज्यादा ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, बट इट एक्चुअली प्रिवेल्स. द स्टडीज, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वी हैव, इट एक्चुअली प्रूव्स इट. नाउ does really POCSO addresses it? Yes, POCSO इसको भी एड्रेस करते हैं. और POCSO इज द फर्स्ट लॉ जहां पर एक सेक्शन में बोला गया है वेरी क्लियरली. रेखा इज ऑल्सो हियर, रेखा कैन ऑल्सो से दिस, कि यह है कि जहां पर बोला गया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट्स है, अगर वहां पर कुछ ऐसे हो रहा है या उसको पता है कि ऐसे हो रहा है, तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए. हम जब काम करते हैं, हम सब होटल्स को और उसके जो गाइड एसोसिएशंस है, उसका जो ऑटो एसोसिएशंस है, जो भी उसका जो जुड़े हुए जो लोग हैं टूरिज्म के साथ, उनको हम ये बताते हैं कि आपको अगर पता है या आपके पास ऐसे कोई भी ऐसे इफ यू फील दैट देयर समथिंग हैपनिंग, कोई भी आपको हिंट लग रहा है, कोई सस्पेक्टेड केसेस है, तो आपको जरूर लॉ आपको बोलते हैं कि आपको वो रिपोर्ट करना चाहिए. तो हम उनको बोलते हैं कि आपके पास 3 रोल है, क्योंकि हमको मानना यह है कि अगर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड ट्राइबल टूरिज्म में काम करना चाहते हैं तो हमको 3 चीज लेके काम करना पड़ेगा: चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, बिकॉज़ दीज आर ऑल वन थ्रेड. एक के साथ एक का ये पूरा जुड़ा हुआ है. जो छोटे छोटे ढाबेज है, जो ढाबा है रोड साइड में, हम लोग बोलते हैं कि वो ढाबे में जो बच्चे काम करते हैं वो बहुत ही वल्नरेबल है, क्योंकि उनके पास जो काम होता है वो बहुत रात तक वो लोग काम करते हैं, स्ट्रेंजर के साथ वो मिलते जुलते हैं, और उसमें उनको कोई भी ये चीज में पुश करना बहुत आसान हो जाते हैं. तो चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इज अ वेरी कॉमन, it's a thread and it has to be addressed together. And to address together there are 4 pillars that we have to look at. एक है कि बच्चों वाला पिलर, जो children है and children and youth. How do you empower them with knowledge, with information? उनका जो empowerment, उनका जो participation rights है, वो लेके हम कैसे काम करेंगे. दूसरा है कि कम्युनिटी के साथ हम कैसे काम करें. कम्युनिटी क्या है कि हमारे जो VLCPCs है, हमारे जो विजिलेंट कमिटीज है, उनके साथ हम कैसे काम करेंगे. 3 है कि हमारे जो गवर्नमेंट है उनके साथ, एंड वर्किंग विद गवर्नमेंट, हम सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वो डेस्टिनेशन वाले गवर्नमेंट के साथ काम करें. जहां पर ये टूरिज्म डेस्टिनेशन है, वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ काम करना बहुत जरूरी होता है इस बात में. और वहां पर ये जरूरी होता है कि हर टूरिज्म डेस्टिनेशन में टूरिस्ट ऑफिस होता है. हम टूरिस्ट ऑफिस के साथ कैसे काम करेंगे, टूरिस्ट ऑफिसर को हम कैसे बताएंगे, टूरिस्ट पुलिस होते हैं, उनके साथ हम कैसे काम करेंगे, कैसे उनके साथ हम बातचीत करेंगे. और दूसरी पिलर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पिलर वो है प्राइवेट सेक्टर. तो टूरिज्म पे जोड़े हुए जो कॉर्पोरेट्स है, टूरिज्म में जोड़े हुए जो फॉर्मल सेक्टर है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनके साथ हम कैसे काम करेंगे. उनके पास जो गाइड्स है, उनके पास जो कार का जो है गाड़ी जो है, ट्रैवल एजेंट्स जो है, टूर ऑपरेटर्स जो है, उनके साथ हम कैसे काम करेंगे. क्योंकि एक टूरिज्म डेस्टिनेशन में जितने लोग हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं तरह जुड़े हुए रहते हैं टूरिज्म के साथ. सो द वर्क इन टूरिज्म डेस्टिनेशन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन हैज टू बी अ वर्क ऑन द इकोसिस्टम. वो पूरा जो इकोसिस्टम है, ये 4 ही तरफ से हमको काम करना पड़ेगा. तो ये जब हम काम करते हैं तो हमारे पास तो लॉज है, पॉक्सो है जो एक है, हमारे पास IT एक्ट है जहां पर बहुत ही क्लियरली बोला गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में बोला गया है, चाइल्ड अपलोडिंग, इवन पोजीशन के बारे में बोला गया है. हमारे पास ये भी है, जब हम काम करते हैं टूरिज्म में, तो हमारे पास सिर्फ चाइल्ड लॉज का नहीं, हमारे पास दूसरे लॉज भी है जिसके साथ हम काम करते हैं, जैसे कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लॉ. क्योंकि जब हम ये होटल्स या कोई भी काम करते हैं, उसके साथ कोई ना कोई तो हमारे पास वो लाइसेंस आते हैं. जो लाइसेंस हमको जहां से मिलते हैं, ये फैसिलिटीज और ये जो ये सर्विसेज चालू करने के लिए, लीगली करने के लिए, वो लॉ भी होते हैं जिसके साथ हमको काम करना जरूरी होता है. तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लॉ इज अनदर लॉ दैट वी हैव टू वर्क विद, बिकॉज वही लॉ के अंडर दिस एस्टेब्लिशमेंट्स आर बिल्ट. तो हाउ डू यू वर्क विद देम. So this is
दिस इज अ वेरी सो इफ यू लुक एट इट, ये बहुत ही जैसे हम बोलते हैं ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइज्ड है, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ट्रैवल टूरिज्म भी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, क्योंकि इसमें इसमें हमारे अभी जो हो रहा है, जो अभी पहले एक था कि सब कुछ ऑफलाइन हो रहा था, बहुत ज्यादा ऑनलाइन हो रहा था, मगर इतना ज्यादा नहीं। अभी कोविड के होते हुए और ये ऑनलाइन का जो ये शुरू हुआ है, इसमें चीजें और भी हिडन हो गए, क्योंकि हमारे पास विक्टिम तो मालूम पड़ जाता है, मगर कौन, बट हु इज द ऑफेंडर, हु इज द परपिट्रेटर, ये मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि जितने भी डील हो रहा है ये अभी ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन में हो रहा है। तो हमको पहले हम गांव जाते थे, अभी यू लुक एट द वे देयर इज इंक्रीज इन लाइव स्ट्रीमिंग बहुत सारे इंक्रीज हो गए अभी इंडिया में, जो पहले नहीं था, उतना बहुत कम होता था लाइव स्ट्रीमिंग, मगर अभी लाइव स्ट्रीमिंग का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, ट्रैवल कम हो गए, मगर ये जो इंडस्ट्री है ये तो कुछ घाटा नहीं। So online is another area. So what we do is, as part of the work, one of the things that we also do is that हम लोग छोटे छोटे चेंज करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि होटल में हम लोग बोलते हैं कि आपका जब रजिस्ट्रेशन करते हैं लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, अगर आप बोलते हैं कि सबके पास एक जो वार्निंग साइन आता, जैसे आप बोलते हैं ना कि यहाँ पर ड्रग इलिसिट है, यहाँ पर ये इलिसिट है, तो यहाँ पर ये भी बता दीजिएगा कि हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज है और हमारे 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 इसके ऊपर ना जीरो टॉलरेंस है। तो उसमें भी एक वो बैरियर शुरू हो जाएगा कि मालूम पड़ जाएगा कि हम अगर इस होटल में रहेंगे तो अगर हमको ऐसे कुछ भी काम के साथ पकड़ा गए कि जानकारी हो जाए तो ये लोग रिपोर्ट करेंगे। तो तीन ही तरह का काम होता है, एक होता है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए, दूसरे है कि आप वो रिपोर्ट कीजिए, और जब वो इन्वेस्टिगेशन होगा तो उनके साथ आप कोऑपरेट कीजिए। यही है प्राइवेट सेक्टर का काम। अगर गवर्नमेंट का जो है, जो पॉलिसी लेवल में काम होते हैं, उसमें हम लोग ये करते हैं कि बहुत सारे एविडेंस लेके बात करते हैं कि ये एविडेंस है और इसके हिसाब से हम कैसे, जो चीज ऑलरेडी है आपके पास, जो गाइडलाइंस है आपके पास, जो ऑलरेडी पॉलिसीज है, उसमें इसके बारे में चाइल्ड प्रोटेक्शन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म हम कैसे इंटीग्रेट कर सके। तो this is the overall picture of it. I don't want to give too many case studies because I think that's because it's an open forum and I don't want to do that. Cases है बहुत सारे, ऑनलाइन में अगर आप सर्च करोगे तो आपको केसेस मिलेगा, मैथ्यू फुरिक का केसेस मिलेगा, जो पूरी वाले केस है, जो आपको ऑनलाइन मिलेगा, वो पब्लिक डोमेन में है तो हम बात कर सकते हैं उसके बारे में। फ्रेडी प्रिट्ज का जो केस है वो भी ऑनलाइन है, पब्लिक डोमेन में है, बात कर सकते हैं हम उसके बारे में। और जो केसेस हमारे पास बॉम्बे में हुआ था, जहां पर फ्रेंच टूरिस्ट कुछ बच्चे जो भीख मांगते हैं उनको लेके पोर्नोग्राफिक फिल्म शूट कर रहे थे, वो भी बहुत बड़ा केस हुआ था, दोनों को जेल भी हुआ था। और उस केस भी वही है कि इट इज ऑल्सो द पब्लिक डोमेन। ये छोड़ के भी बहुत सारे केसेस जो अभी है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो हम उसके बात तो हम नहीं कर सकते हैं फॉर द लीगल रीजन। बट इफ यू लुक एट फ्रॉम 91 से लेके अभी तक, at least there is the public domain, there are not less than 67-68 cases, जहां पर सिर्फ हम ये जो बोल रहे हैं केसेस, ये सिर्फ फॉरेन नेशनल के केसेस है। इसके छोड़ के तो आप देख लीजिए कि आपके पास ऑलरेडी डेटा होगा जहां पर आप पॉक्सो केसेस देखेंगे, where we are looking at from a domestic tourism point of view. Now domestic tourist होगा तो थोड़ा आसान होता है काम करना, क्योंकि हमारा इंडियन लॉज उसके साथ काम करते हैं। फॉरेन नेशनल्स होता तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो हमारे देश छोड़ के चले गए तो हमारे पास उसको वापस लेके आना, फिर ये कार्रवाई करना मुश्किल हो जाते हैं, और फिर हमारे साथ और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जुड़ जाते हैं। हमको तब पासपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, इमिग्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा, इंटरपोल के साथ काम करना पड़ेगा, वो देश का जो एम्बेसी है उनके साथ काम करना पड़ेगा, उसका जो कॉन्सुलेट है उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो यू सी द एरिया, द डिपार्टमेंट्स बिकम्स मोर एंड मोर। हम लोग सब ये में काम करते हैं, हम लोग को पता है कि हमारे पॉक्सो केस में, जो डोमेस्टिक केसेस है, पॉक्सो केसेस है, उसी में कितना मुसीबत होता है जो परपिट्रेटर है उसको एक्चुअली पनिश करने के लिए, टू गिव जस्टिस
to the child, it becomes so difficult. फॉरेन नेशनल होता तो और भी ज्यादा मुसीबत हो जाता है, क्योंकि वो और एक देश के बात है, दो देश के हिसाब से होते हैं. तो we always say that is why the work in child protection establishments has to be protective. इसको हमें प्रिवेंटिव मैकेनिज्म लेके ही चलना पड़ेगा. एंड ये प्रिवेंटिव मैकेनिज्म तभी होगा जब हम टूरिज्म सेक्टर को अकाउंटेबल कर सकेंगे. To do nothing, they don't have to be, they don't have to be, a child rights activist. They have to only follow what is said in the law of the land. जो compliance करना है उसको, जो देश का आइन है उसको मानना है, जो देश का आइन जो बोलते हैं उसके मुताबिक करना है. सो उसको अगर मुताबिक करना है तो उसको कुछ कम्युनिकेशंस करना पड़ता है, उसके पास कुछ वो स्टेटमेंट करना पड़ता है कि वे जीरो टॉलरेंस है. जैसे कि खजुराहो में हुआ है. खजुराहो में जितने सारे होटल्स है, आपके जो ये है ऑटोज है, जो गाइडेंस स्टेशन है, वो लोग के पास वो बोलते हैं कि जैसे इधर आपने सुन के आए हैं कि ड्रग्स लेना माना है, ये करना माना है, ये भी इधर zero tolerance है. So the important factor is that how do you communicate that there is a law, and how do you communicate that this is not going to be tolerated. ये दो चीज है. एक है कि लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा है कि हम कैसे टूरिज्म डेस्टिनेशंस में ये मैसेज दे सकते हैं कि ये जो हो रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारे लैंड ऑफ द लॉ है. सो आई विल स्टॉप हियर नाउ. And if there are questions, if others want to contribute, I would like to do that. Thank you. Thank you, Jayatri. पॉक्सो 19 की धारा साफ साफ कहती है कि इस तरह का कुछ भी होता है, इट हैज टू बी रिपोर्टेड मैंडेटरीली. लास्ट वीक हम लोग इसी पे बात कर रहे थे, पॉक्सो पे ही. इवन यूज ऑफ चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पजेज, उनका कोई फोटो खींचना, ये भी पॉक्सो में कवर्ड है, लॉ के अंदर है सारी चीजें. दो तीन बातें बहुत अच्छी आपसे पता चली आज हमें कि हमें अवेयरनेस की आवश्यकता है. जैसे ही कोई टूरिज्म स्पॉट पे जाते हैं, वहाँ ऑटो वाला, होटल वालों में भी ये बात बताई जाए कि यस, वी डोंट अलाउ ऑल दीज थिंग्स, वी आर वर्किंग एट अ जीरो टॉलरेंस लेवल. तो ये सब चीजें करके इसको रोकी जा सकती है. एक बात जो आपकी चर्चा के दौरान निकल के आई कि जो बच्चे हैं उनके साथ ऑफेंडर का पता नहीं चल पाता. इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क. मतलब कौन आया, कौन उनको कब ले गया, कुछ चेन का ही पता नहीं चल पाता है, और बेचारे बच्चे विक्टिम रहते हैं उस केस में. So thank you very much, Jayatri. Now we'll be having an open discussion on this topic. जो भी अपने कुछ contribute करना चाहते हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है, या Jayatri, can you put some words on which are the most vulnerable cities in India across the country? Goa or Puri, or maybe which is the number one city or number two? You have some data, you can speak on that. I'm sorry चौबे जी, मेरे पास वैसे डेटा नहीं है कि हम कुछ रैंकिंग कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी डेटा अभी अगर आप एनसीआरबी में भी देखोगे तो वो सेग्रीगेशन नहीं होता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन सी टूरिज्म डेस्टिनेशन इसमें एक नंबर है. बट ये है कि सभी डेस्टिनेशन में हमको ये पता चला है कि ये होता है. जितने हम लोग 16-17 स्टेट में काम करते हैं, और सभी में एक्चुअली एविडेंसेस है कि देयर आर मे बी सम प्लेसेस 1, some places 3, but there are cases everywhere. There's no place we have found where there's no cases of exploitation done by the tourists. I asked this question specifically. There was a reason. Because these cases are not being reported, and once it is not reported, it is not monitored. So it's really difficult. हम एक ऐसे, जैसे अभी हम कोरोना से लड़ रहे हैं, जो चीज दिखाई नहीं देती है तो कितना मुश्किल हो रहा है उसको लड़ना. तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग स्पेसिफिकली फॉर सेक्सुअल पर्पजेज, वो एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है, सरफेस पे नहीं आती है, तो इससे लड़ना बहुत मुश्किल है. नो, द सेशन इज ओपन. जिसको भी अपनी बात कहना है, अनम्यूट करके इस पे अपनी बात रख सकता है. जी सर, वकील साहब जुड़े हुए हमारे पास, अरविंद खुरानिया जी, स्वागत है सर, आप अपनी बात रखें. सर माइक अनम्यूट कर लें अरविंद जी. अरविंद जी माइक अनम्यूट कर लें, अपना माइक बंद है. और किसी को शायद वो लेफ्ट हो गए, आवाज नहीं आ रही थी.
हमारे साथ वकील साहब भी जुड़े हुए हैं, रूप सिंह जी, कुछ कानूनी पहलू इसके ऊपर अपनी बात रखना चाहेंगे सर? सर थैंक यू मैडम। मैडम ने काफी अच्छी जानकारी दी हुई है। थोड़ा सा हल्का सा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, ये जो जितने अपराधों के संबंध में हमने बताया हुआ है, किस तरह के अपराध होते हैं, इस तरह की इंडस्ट्रीज चलती हैं, पर्टिकुलर पहले से होते हैं, कंट्रीज होती हैं, गोवा होता है या जो भी चीज होती है। एक्चुअली कानून जो पॉक्सो के संबंध में बात कर रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट को कितना गंभीरता से लिया जाता है, क्यों हो रहा है ऐसा। किसी 12 बच्चे की काउंसलिंग करना, 10 साल के बच्चे की काउंसलिंग करना बहुत टिपिकल होता है। एक्चुअली हमने सारी की सारी समस्याएं जो समाज में कानून बनाया था, कानून बना था मैडम, इसमें जूरिस्प्रूडेंस पे जाएंगे आप। एक सब्जेक्ट है लॉ में जूरिस्प्रूडेंस, इक्विटी है, उसमें बताया गया है कि जो कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी हुई थी। उस समय पॉक्सो एक्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन सामाजिक मान्यता ऐसी थी कि समाज में काफी कुछ साफ सुथरा था, क्लीन था, शिक्षा कम थी ज्यादा थी, बट संस्कारों से काफी ओतपोत हुआ करती थी। आजकल हमारी शिक्षा पूर्ण रूप से व्यावसायिक हो गई है। बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे हों बड़े हों, तकनीक से हम जुड़ गए। पहले तकनीक नहीं हुआ करती थी, तो इसके अच्छे बुरे इफेक्ट आ रहे हैं आज समाज में। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि हम इनमें सुधार नहीं कर सकते। थोड़ा हमको ध्यान ये जरूर रखना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं। आज अगर हम ये चर्चा करते हैं तो इस पर ये कहा जाता है कि आप लोग समाज में इस तरह से बंदिश नहीं लगा सकते। एक्चुअली वो बंदिश नहीं है। किसी समाज में मदर फादर की ड्यूटी होती है कि बच्चों पर ध्यान रखें। पड़ोस में कौन व्यक्ति आया है, कहाँ रह रहा है, क्या खिला रहा है बच्चों को, क्या लेकर के जा रहा है। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अपराध को जन्म देती हैं। और अपराध करने वाले जो एक अपराध विधि है, LLB में है अपराध शास्त्र जिसे कहते हैं, उसमें काफी क्राइम के संबंध में बताया किस किस तरह के लोग होते हैं जो अपराधी होते हैं। मैं जहां तक कहूं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, चेहरे को देख के पता चल जाता है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। एक सामाजिक विज्ञान में अपराध के संबंध में काफी विस्तृत बताया हुआ। दुर्खिम करके एक बहुत बड़े विचारक हुआ करते थे, उन्होंने पेन एंड प्लेजर के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि समाज में जो सुख और दुख की बातें होती हैं, आज की डेट में लोगों ने व्यवसाय जो किया है, चाहे वो गलत हो चाहे सही, जो व्यक्ति जो काम करता है उसको लगता है शायद ये काम सही है जो मैं कर रहा हूं, लेकिन कानून उसको परमिशन नहीं देता है। मेरा यहाँ तक सोचना है कि निश्चित तौर पे इन तमाम सारी चीजों, कानून तो जितने भी हम बनाएंगे, बहुत कानून बने हुए, उनको रोका जा सकता है, रोकने का प्रयास करेंगे, स्पेशल अदालतें भी बनेंगी, बट कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो क्या इस तरह की शिक्षा संस्कार हम अपने समाज में, घर में, परिवार में रख सकते हैं? बहुत सारे विषय आते हैं सर, अगर छोटी सी बात को लेके कह दें तो मीडिया उसको ऐसा गोल गोल घुमाता है, उसका ना इधर का छोर होता है ना उधर का छोर होता है। कहीं कपड़े पर बहस होगी, कहीं किसी चीज पर बहस होगी। निश्चित तौर पर फ्रीडम तो है, लेकिन उसके नीचे की लाइन भी लिखी है 1906G में कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे एक्सप्लेन करें। 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी है। समाज है, बट कंट्रोल हमको अपने से ही करना होगा जी। कानून हमारी मदद करेगा, कानून मदद के लिए बना हुआ, निश्चित तौर पर समाज को सही दिशा देने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू वकील साहब। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे निवेदन है कि हमारा अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ साथ हमारे वक्ता का आभार भी प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर जी। डॉक्टर रूप सिंह जी, आपकी बात पूरी हो गई थी, अभी कुछ और कहना चाह रहे हैं उसमें? नहीं, पूरी हो गई थी बात उनकी, वैसे पूरी हो गई थी। अच्छा, ठीक है। आज का जो विषय है वास्तव में बहुत संवेदनशील विषय है, और मैं कहूं कि हम जब भी चर्चा करते हैं सभी विषय संवेदनशील होते हैं, लेकिन इस विषय को हम देखते हैं कि जनमानस को बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं कि उनको कल्पना नहीं है। वो लोग या उनके परिवार के या बच्चे कब इन्वॉल्व हो जाते हैं, या जो इसके ट्रैफिकर हैं वो कब इसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, यह पता भी नहीं चलता। इसलिए वास्तव में इस पर बहुत जागरूकता की आवश्यकता है, और सरकार की तरफ से जो प्रयास होते हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब तक समाज इसके लिए जागरूक नहीं होगा, जब तक मुझे लगता है हमारी जो प्रयास हैं वो पूर्ण साकार नहीं हो पाएंगे। अभी चाहे NCPCR का कहें या SCPCR कहूँ या सरकार कहें, मध्य प्रदेश में अपने देखते हैं कुछ ऐसे स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें एक अलग से हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं
अगर इस तरह की कोई घटना, कोई बच्चे हमें लगता है कि संदिग्ध परिस्थितियों में हैं, या कुछ भी हो सकता है, समथिंग रॉन्ग अगर ऐसा भी लगता है, तो तुरंत उस पर हम सूचना दे सकते हैं और उस हेल्पलाइन को 24/7 राउंड द क्लॉक हम उसको चलाते रहेंगे। ऐसा एक प्रयास है। आज मैडम ने हम सब लोगों के बीच में जानकारी शेयर की है। वास्तव में कहूँ, सबके लिए, काफी लोगों के लिए बहुत नया विषय है और बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं, उनको लगता है अच्छा यह भी हो सकता है क्या, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यह जमाने की सच्चाई है और हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा। केवल स्वीकार ही नहीं कहूँ मैं, उसके समाधान की तरफ जाना पड़ेगा। आज भी अगर आप इंटरनेट पर डाल दीजिए तो आप देखिए ऐसे देशों के नाम निकल आते हैं जो बच्चों को खरीदते हैं, ऐसे देशों के नाम आ जाएंगे जो बच्चों को बेचते हैं। तो 21वीं सदी में खड़े होकर के भी हम उन पर चर्चा कर रहे हैं जहां हमारे बच्चों को खरीदा नहीं जाएगा, बेचा नहीं जाएगा, खरीदोगे तो यह सजा होगी, बेचोगे तो यह सजा होगी। वास्तव में यह मानवता के लिए, हमारे लिए और विशेष रूप से हिंदुस्तान के लोगों के लिए तो बड़ा चुनौतीपूर्ण है, जहां बच्चे हम देवताओं का वास मानते हैं। हम कहते हैं कि ईश्वर का स्वरूप है बच्चे, और हम केवल कहते नहीं, इसको मानते भी हैं। लेकिन समाज में एक ऐसा भी तबका, ऐसा ही एक विचार बढ़ रहा है, वास्तव में इसको हमें रोकने की आवश्यकता है। और यह रोकने का सबसे बड़ा काम अगर तरीका होगा या शुरुआत उसकी, तो यहीं से करना पड़ेगी। हम जहां खड़े हैं, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, हम वहां अपना काम शुरू कर दें। हम इसका इंतजार ना करें कि दुनिया में क्या हो रहा है, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन हम सब जगह की जानकारी के साथ में, मेरा जो क्षेत्र है, मेरा जहाँ रहना होता है, मेरा जो कार्य क्षेत्र है, उसमें इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हो, या जो ऐसे सस्पेक्टेड प्लेस होंगे हम आइडेंटिफाई करें और उस पर बच्चों की आवाजाही को रोकें और बच्चों को, परिवारों को, इन सबको जागरूक करें। मैं एक बात को अक्सर कहता हूँ, मतलब मुझे लगता है मेरे हर एक बात में वो रिपीट होती है हर एक समय, कि बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति हमसे बात कर रहा है, जो बुला रहा है, वो सर पे हाथ रख रहा है, वो वासना में बात कर रहा है कि वात्सल्य में बात कर रहा है। वास्तव में जब वासना और वात्सल्य का अंतर खत्म हो जाए तो चिंता बहुत भयावह हो जाती है। एनसीआरबी के डेटा को देखते तो हमें ध्यान में आता है कि कितना भयावह है। अधिकांश 92% तो ऐसे लोग होते हैं जो परिचित हैं, परिवार के हैं, पहले से बच्चा इनके ऊपर रिलाई करता है। तो ये बहुत कठिन चुनौती है। इस कठिन चुनौती का सामना हम सब लोगों को मिलकर के करना पड़ेगा। आज की हमारी जो वक्ता मैम ने जिस तरह से हमें बहुत इस विषय पर गंभीरता के साथ में और एक छोटे छोटे बिंदुओं से सरल शब्दों में जानकारी दी है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय कृपाशंकर जी का और उनकी पूरी टीम का, जो इस श्रृंखला को कंटिन्यू किए जा रहे हैं। आदरणीय वकील साहब ने भी हम सबको जानकारी दी है, तो मुझे लगता है हम इसको और आगे बढ़ाएं। मैं बार बार आप सबसे आग्रह करता हूं, आज भी आग्रह करता हूं कि जो नए CWC भी सिलेक्ट हुए हैं, या जो और भी लोग हैं जो बच्चों के साथ में काम करते हैं, बच्चों के उन्नयन और उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, ऐसे सब लोगों को इस वेबिनार से जोड़ा जाए। और ये नंबर सम्मिलित धीमे धीमे जो कम हो रहे हैं, उसकी हमें चिंता करना पड़ेगी। मध्य प्रदेश से और अब तो पूरे देश भर से लोग जुड़ते हैं, तो और अधिक से अधिक लोग जुड़ें, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और उसके प्रयास का एक ही तरीका है कि हम सभी लोग वेबिनार शुरू होने से पहले 2-2 लोगों से संपर्क कर लें। अगर ये हम करते हैं तो ये जानकारी नीचे तक जाएगी। जितने नीचे तक जानकारी जाएगी, हम बच्चों के हित में उतना अधिक काम कर पाएंगे। तो पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे की कार्रवाई कृपा से करिए, आगे चलाइए। धन्यवाद भाई साहब। वात्सल्य और वासना का अंतर जब समाप्त हो जाए तो समाज को चिंता करने की आवश्यकता है। सत्र ओपन है, किसी को कुछ बात कहनी है तो अपना माइक अनम्यूट करके। जी अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, खुरानिया साहब। यस सर, यस सर। जी 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 सर, क्योंकि आपका ये आज का वेबिनार है चाइल्ड प्रोटेक्शन इन ट्रेवल एंड टूरिज्म पे, जी जी मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बीच में बार बार 2-3 बार बात आई गोवा की। जी आई हैव विजिटेड गोवा इन 1979। जी दैट टाइम न्यूडिज्म वाज नॉट प्रोहिबिटेड इन गोवा। उस समय न्यूडिज्म जो है वहां प्रोहिबिट नहीं किया गया था, और उस समय सी साइड के ऊपर सनसेट के बाद जाना भी प्रोहिबिट नहीं किया गया था। वो गोवा मैंने देखा 79 में। 84 में मुझे दोबारा जाने का मौका मिला। इट वाज ए ऑल इंडिया एनसीसी कैंप, जिसमें हमें ट्रैकिंग करके गोवा को पूरा करना था, और मुझे 1.5 महीना वहां रहने का मौका मिला। 8 किलोमीटर के बाद दूसरा सिटी आ जाता था। पूरा राउंड दी गोवा
वी हैव टू ट्रेवल। उस समय वो प्रोहिबिशन हो गया वहां पर न्यूडिज्म, और सनसेट के बाद सी साइड पे जाना भी प्रोहिबिट हो गया। वहां का जो कल्चर मैंने उस समय देखा कि जो सी बेल्ट के ऊपर हट्स थी जिसके अंदर फैनी, बियर, वाइन या लिकर सप्लाई किया जाता था, क्योंकि वहां ज्यादा पॉपुलेशन जो है क्रिश्चियंस हैं। गोवा इज स्टिल हैविंग ए कल्चर ऑफ पुर्तगीज, और हमारी अटैचमेंट थी सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर के साथ, आर्मी के साथ थी। तो हमारा स्टे का अरेंजमेंट ऑलमोस्ट आर्मी किसी भी एक स्कूल में कर देती थी, क्योंकि पूरे इंडिया से एनसीसी कैडेट थे हम। तो वहां मैंने क्या देखा कि जो लेडी हट में बियर या लिकर सर्व कर रही थी, वही लेडी टीचर थी उस स्कूल में जिसमें हम स्टे कर रहे थे। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमें अपने लिवलीहुड के लिए वी हैव टू सर्व। मैं टीचिंग भी करती हूँ और शाम को जो है रेस्टोरेंट में वहां पर सर्विस भी करती हूँ। वो कल्चर भी मैंने देखा। तीसरी बार गया जब मैं, तब वहां पर जैसे धीरे धीरे ये लॉज नए आ गए थे। उससे पहले CWC नहीं थी, उससे पहले चाइल्ड लॉज नहीं थे, उससे पहले चाइल्ड राइट्स की बात नहीं थी। तो धीरे धीरे मैं 5 बार मैंने विजिट किया, तो मैंने उस कल्चर को बिल्कुल डिफरेंट रूप में देखा। मेरी सजेशन एक है कि जैसे हम ट्रेवल एंड टूरिज्म में चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, और बात ये भी मैंने अभी उनको सुना, मैडम को, जोयत्री रे को, उन्होंने बताया कि कैसे वो लोग बाहर से आके अब्यूज करके, चाइल्ड अब्यूज करके और चले जाते हैं, जिनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। फिर कि क्यों ना हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सजेशन दें, जो व्यक्ति हमारे कंट्री में टूरिस्ट वीजा पर आ रहा है, उसका पर्पज ही टूरिज्म है, टूरिस्ट वीजा पे आ रहा है, फॉर ए शॉर्ट पीरियड आ रहा है, कि जब वो एयरपोर्ट पे लैंड करे, क्यों ना 15-20 मिनट का एक अवेयरनेस उसको प्रोग्राम दिया जाए, हमारे लॉज को बताते हुए कि आप हमारे कंट्री में आ रहे हैं, हमारे यहाँ ये स्पेशल लॉज हैं, अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो आपको ये पनिशमेंट मिल सकती है। तो डे 1 अगर उसको हमने टाइट कर दिया तो वो भी हाई अलर्ट पे रहेगा। हम उसको क्यों मौका दे कि वो चाइल्ड अब्यूज करके चला जाए और फिर हमारी फोर्सेज, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पकड़ने के लिए पीछे जाए। जहां तक बात थी मीडियोकर की, फैसिलिटेटर की, मीडिएटर की, एजेंट की, क्योंकि टूरिज्म एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट नहीं है। इसमें पैसे की बहुत बड़ी गेम है। हम डिफरेंट प्रोग्राम जब टूरिज्म का लेते हैं, टूरिस्ट अपने लिए एक टूरिज्म प्लान चेकआउट करता है और ऑनलाइन वो अपना बाय करता है पैकेज। वो अपनी हर चीज डिमांड करता है उस पैकेज में, चाहे वो हिडन होती है, इन पेपर्स नहीं होती, जिसमें मसाज भी आ जाता है। मसाज एक, मैं कहता हूं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन है। दे आर कमिंग इन द टूरिस्ट एनवायरमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, और वो अपने आप को हर तरह से एंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, क्लासिफाइड करके आ रहे हैं। और चाहे वो 5 स्टार होटल हो, चाहे 3 स्टार होटल हो या स्टार होटल हो, और जिसमें हमारे फैसिलिटेटर एजेंट जो हैं उनको इन बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि देखिए हमारे देश में एक चीज मैंने और देखी, सर थोड़ा शॉर्ट में, पुलिस स्टेशन आ गए हैं। अरविंद जी थोड़ा सा शॉर्ट में सर। जी ओके सर, ओके। टूरिज्म में टूरिस्ट पुलिस स्टेशन आ गए हैं। पर्पज उनका ये है कि एक तरफ तो उन्होंने टूरिस्ट को फैसिलिटेट करना है, और दूसरी तरफ उन्होंने इन हमारे सारे लॉज की भी कंप्लायंस करवानी है और करनी है। तो एनवायरनमेंट बदल रहा है, लेकिन इसमें जैसे जैसे नए कानून आ रहे हैं, और भी हमें रूल्स बनाने की जरूरत पड़ेगी और इन चीजों पे और ध्यान देना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि हम जैसे लोग या CWC जैसी एजेंसीज अब आ गई हैं, जो कि इसको मॉनिटर करती हैं, जो कि प्रशासन के ऊपर भी सख्ताई करते हुए इन चीजों को कंट्रोल करती हैं। मैं यही कहना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच। रेखा श्रीधर जी जुड़ी हुई हैं, और आज का ये विषय चयन करने में रेखा जी की भी भूमिका रही है। रेखा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप अपनी बात रखें इस विषय से संबंध में। रेखा श्रीधर जी।
जी सर, धन्यवाद। मैं आज से करीब 5 साल पहले, लगभग 5 साल पहले की बात है, जब हमारे यहाँ कुंभ मेला, कुंभ सिन्हस्थ शुरू होने वाला था, और उसके 1 डेढ़ 2 साल पहले की बात थी। और उस समय तक मुझे बोले तो ये मुद्दा समझ में नहीं आया कि कभी टूरिज्म के क्षेत्र में भी बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो मैं आज कोशिश करूंगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आप लोगों से शेयर करूं इस दौरान। और मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात जोयत्री जी के साथ ही हुई थी, एक इसी संदर्भ में कि टूरिज्म क्षेत्र में बच्चों का बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, बच्चों के साथ रेगुलर एक्सप्लॉयटेशन होता है, और इस एक्सप्लॉयटेशन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, यहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी। तब मुझे लगभग समझ में आया कि टूरिज्म बहुत व्यापक, बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ अगर हम कैटेगराइज करें तो रिलीजियस टूरिज्म भी है, हिस्टोरिकल टूरिज्म भी है, एनवायरमेंटल टूरिज्म भी है, मेडिसिनल टूरिज्म भी है, इवन फैक्ट्रीज टूरिज्म भी है। बहुत सारी कैटेगरी इस टूरिज्म पे है। अगर हमारे दिमाग में जब टूरिज्म आता है तो हमारे दिमाग में टूरिज्म ये आता है कि टूरिज्म यानी घूमने फिरने का स्थान, जहां हम जाते हैं, अपना वीकेंड सेलिब्रेट करते हैं, या विद फैमिली जाते हैं, आउटिंग करते हैं, और एक सर्टेन समय के बाद हम एंजॉय करके वापस आ जाते हैं। ये एक टूरिज्म को लेकर हमारे दिमाग में बात आती है। पर जब हम बात करते हैं तो हमको पता चलता है मेडिकल टूरिज्म भी है, रिलीजियस टूरिज्म भी है, तो बहुत व्यापक है। तब फर्स्ट टाइम स्ट्राइक हुआ था कि जो सिन्हस्थ था, ये वाला जो सिन्हस्थ गया है, कुंभ मेले की बात हम करें, इसके पहले जो एक 12 साल पहले जो कुंभ मेला आया था, उसका आंकड़ा जब हमने निकाल के देखा तो बहुत सारे बच्चे उस समय मिसिंग थे उस कुंभ मेले के दौरान। और उसको थोड़ा और इन्वेस्टिगेट किया वहाँ के प्रशासन के साथ बैठ के, और जो सोशल डिपार्टमेंट्स थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स थे, सोशल यूनिवर्सिटीज थी, तो पता चला कि उस सिन्हस्थ के दौरान बहुत सारे बच्चे मिसिंग होते हैं, और उसका अलग अलग कॉज है। और मिसिंग के साथ साथ बच्चों के साथ बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ। पर ये सारा रिपोर्टिंग हुआ जब कुंभ मेला खत्म हो गया उसके बाद। तो फिर इक्वेशन की और हम लोगों की ये कोशिश थी कि किस तरह से हम उस कुंभ मेले को चाइल्ड फ्रेंडली कुंभ मेला बनाए। और उस पूरे दौर पे हम लोगों ने जब उसको एक इनिशिएटिव लिया तो एनसीपीसीआर के साथ मिलकर, एससीपीसीआर के साथ मिलकर, उस समय राघवेंद्र जी भी थे, और काफी एक इनिशिएटिव चला, और उसको फिर एट लास्ट हम लोगों ने चाइल्ड फ्रेंडली सिन्हस्थ भी बनाया। तो एक बात उसके बाद समझ में आई कि जब, जैसे हम हमेशा कहते हैं सोशल सेक्टर में कि जब डिमांड होता है तो सप्लाई होती है, ये इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ा है। तो जब डिमांड होगा तो सप्लाई होगी। और जब हम बात करते हैं टूरिज्म की, तो बहुत सारे प्लेसेस में आप देखेंगे, जैसे पचमढ़ी है, तो पचमढ़ी में रहने की जगह नहीं है, वहाँ सारे होटल्स ही होटल्स हैं। इसके अलावा वहाँ कोई आवास, रहवासी तो रहता नहीं है। उसी तरीके से आप खजुराहो में देखेंगे तो वहाँ लोगों के पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं है सिवाय टूरिज्म पे डिपेंड होने के। गोवा में भी वही है, मोस्ट ऑफ द समय ओरछा में भी वही है, पुरी में भी देखेंगे तो सारा का सारा जो लाइवलीहुड है वो उस जगन्नाथ पुरी के ऊपर डिपेंडेड है। तो जब एक किसी चीज के ऊपर आप पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, और कई बार ऐसा होता है उसी चीज को फुलफिल करने के लिए जो डिमांड्स आ रही है आपको